Assalamu alaikum. I hope you are doing well. Today we are going to learn how to prepare the balance sheet. As we have learned income statement और जैसा कि हमें पता है कि इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए जो उसके लिए प्री रिक्विजिशन थी प्री रिक्विजिट था कि हमारे पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हो, तो बिल्कुल उसी तरह हमारे पास बैलेंस शीट को बनाने के लिए भी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमारे पास यहाँ पे है ऑलरेडी। तो अब इससे हम सीखेंगे कि हमने यहाँ से जो बैलेंस शीट से रिलेटेड अकाउंट्स हैं उनको कैसे जो ना वो ट्रांसफ़र करेंगे। बैलेंस शीट बेसिकली आपकी ये 4 कॉलम्स पे कंसिस्ट करती है। कि हमारा सबसे पहला कॉलम जो है वो एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है और उसके बाद अमाउंट्स, और सेकंड कॉलम जो लाइबिलिटी थर्ड कॉलम जो है वो लाइबिलिटीज़ को और उसकी अमाउंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से ये इसका ये पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। यानी अब जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अकाउंट्स जो कि अकाउंट्स इनकम स्टेटमेंट्स में चले गए थे अकाउंट्स, अब जो रिमेनिंग अकाउंट्स हैं जो डेबिट साइड के होंगे वो सारे आपके एसेट्स हैं, और जो क्रेडिट साइड के अकाउंट्स होंगे वो सारी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो अब उन अकाउंट्स को वन बाय वन आपने बैलेंस शीट के लिए ट्रांसफ़र करते जाना, और एट द एंड यू वुड फाइंड कि आपका बैलेंस शीट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और बैलेंस शीट की किस तरह से है, जैसा कि हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा था जिसमें हमारे पास लाइबिलिटीज और सॉरी एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो एसेट्स जो होते हैं वो आपकी इक्वल होते हैं लाइबिलिटीज और ऑनर्स इक्विटी, और एक्चुअली यानी वो लाइबिलिटीज ही हैं सारी की सारी बिजनेस के ऊपर। तो एसेट्स जो है वो इज इक्वल टू लाइबिलिटीज होते हैं। सिंपल इज to understand. So let's start how to prepare the balance sheet. First of all, we need to mention the company's name for which we are going to prepare the balance sheet. So then we prepare the name of statement. Here it is. As we know, we are going to learn how to prepare the balance sheet. So we have mentioned here the balance sheet, and for the period ended on for the month of January 2000 means for the month of January 31st 2000। तो हम 31st एंडेड ऑन भी आप यानी यहाँ पे कह सकते हैं, या फॉर द मंथ ऑफ जनवरी भी वो कह हमें यहाँ पे मेंशन करना होता है। लेकिन for before moving formally to prepare the balance sheet, we need to understand what the balance sheet is. The balance sheet is a statement which shows the financial soundness, financial position of the business. Okay, how much assets you have and how much liabilities you have. Means कि what kind of resources you are possessing now and what are the sources of those resources you have in your business। कि आपके जो एसेट हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं जिससे आप बिजनेस कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ क्या है आपके पास, उनकी क्या फाइनेंशियल पोजीशन है इस वक्त। और दूसरा ये है कि आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं, जो सोर्सेज हैं उन एसेट्स को जनरेट करने के लिए कि आपने कितने पर्सनल रिसोर्स से लेकर आए हुए हैं और कितनी आपने लोनिंग की हुई है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, तो वो हमें ये स्टेटमेंट बताती है। और बैलेंस शीट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, कि आपकी वो बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस को बता रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन को बता रहा है। और बैलेंस शीट के लिए जैसे हमने अकाउंट इनकम स्टेटमेंट की डेफिनेशन की थी, तो हमने कहा था एट द एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, बट फॉर बैलेंस शीट वी don't have any limit of time, means we can prepare balance sheet at point at any time, कि किसी भी वक्त
आप यानी बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस जानना चाहते हैं तो आप बैलेंस शीट किसी भी वक्त बना सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो एट द एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम हो। यानी इनकम स्टेटमेंट आप जब भी बनाएंगे किसी पीरियड के एंड होने पे बनाएंगे, क्योंकि उसमें आपने सेम पीरियड के रेवेन्यूज़ को सेम पीरियड के एक्सपेंसेस के साथ मैच करना है। तो वहाँ पे आपको कंपल्शन है कि आपने सेम पीरियड के रेवेन्यूज़ को के साथ एक्सपेंसेस को जो है वो मैच करना। तो इसलिए कंपल्शन है कि उसके लिए सेम पीरियड होना चाहिए। लेकिन बैलेंस शीट के अंदर ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। बैलेंस शीट आप किसी भी वक्त बना सकते हैं, मिड ऑफ द पीरियड भी बना सकते हैं, अर्ली डेज में, अर्ली जो टाइम पीरियड है उसमें भी बना सकते हैं, एंडिंग डेज से पहले भी आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो उसको अगर हम प्रॉपरली देखें तो इट्स अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स विच shows the financial soundness, financial position of the business at any point at time, कि किसी भी वक्त और किसी भी पॉइंट पे आप उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस बिजनेस की चेक करना चाहते हैं तो आपको स्टेटमेंट बनाना है जिसे हमने बैलेंस शीट कहते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट कुड बी प्रिपेयर, हाउ इट कैन बी प्रिपेयर। तो हमारे पास ये एसेट्स होंगे और उनकी अमाउंट्स इन डॉलर्स, लाइबिलिटीज और देयर अमाउंट्स। लेट्स सी। तो हमारा सबसे पहला क्या है जी, जो अब आपने देखा कि कैश इनकम स्टेटमेंट में गया था, नहीं गया, तो इट मींस कि इट्स बिलोंग टू बैलेंस शीट अकाउंट। सो वी मेंशन कैश फर्स्ट, दैट इज about 1,20,900 we have mentioned over here. It's just a debit, so we have put it on asset side. सेकंड अकाउंट हमारा कैपिटल है। कैपिटल की थोड़ी सी ट्रीटमेंट होती है क्योंकि इसमें से ड्राइंग्स या फिर प्रॉफिट या लॉस इसमें ऐड करना होता है, तो इसको एंड पे ट्रीट किया जाता है। तो लिहाजा हम इसको अभी यहाँ पे छोड़ रहे हैं, कैपिटल को हम एंड पे लेकर के आएंगे। उसके बाद सेकंड अकाउंट है हमारा अकाउंट्स पेएबल। तो क्या ये अकाउंट्स पेएबल इनकम स्टेटमेंट में गया था? अकाउंट ट्रांसफ़र पोस्ट किया था हमने, वहाँ पे नहीं किया, तो अब इट मीन्स कि इस बिलोंग्स टू बैलेंस शीट। ठीक है जी। तो अकाउंट्स पेएबल हमारा इनकम स्टेटमेंट में गया था, नहीं गया था, तो इट मीन्स इस बिलोंग्स टू बैलेंस शीट। So it is on credit side, so it means it's a liability. We know already it's amount invested by the creditors. Yeah, you have taken a loan from your fund, so you need to return it. So it's a liability. तो इसको हम liability side पे लिखेंगे। accounts payable it's round about $30,000, तो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। उससे अगला अकाउंट हमारा ऑफिस इक्विपमेंट है। तो ये हमारा एसेट है, एसेट साइड पे इसको हम लिखेंगे क्योंकि ये भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं गया था। ऑफिस सप्लाईज, क्या ये बैलेंस शीट में गया था? नहीं गया था। ठीक है, तो सॉरी इनकम स्टेटमेंट में नहीं गया, तो हमने इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देना है। इसी तरह से अकाउंट्स पेएबल ऑफ मिस्टर खालिद 30,000 के हैं, तो हमने इसको भी जो है ना, क्योंकि ये भी अकाउंट्स पेएबल हैं, लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड भी है, तो इसको भी हमने यहाँ पे क्रेडिट साइड यानी उस पर मेंशन कर दिया। इसी तरह से हमारे पास ऑफिस सप्लाईज जो थे 1500 डॉलर्स के, तो वो भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए एसेट साइड पे, डेबिट साइड, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं गए थे। परचेजेज इनकम स्टेटमेंट में चला गया है, सेल्स रेवेन्यू भी इनकम स्टेटमेंट में चला गया है, प्रीपेड रेंट, तो ये इनकम स्टेटमेंट पे नहीं गया। ठीक हो गया। तो अब हमने इसको प्रीपेड रेंट को लेकर के आएंगे। इसी तरह से हमारे पास ये भी एक अकाउंट्स पेएबल खड़े हैं। तो ये हमारा
क्या है, लाइबिलिटी है, अकाउंट्स पेएबल। तो ये लाइबिलिटी हमारी है, इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1800 की। तो यानी ये भी इनकम स्टेटमेंट में नहीं गया था, तो बैलेंस शीट का अकाउंट है। सो वी हैव अ प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट जो था वो हमारा, क्योंकि अभी तक ये हमारा एसेट है, क्योंकि हमने इसका बेनिफिट लेना है अगले 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि 1 मंथ का उसमें से हम एक्सपायर्ड हो चुका है और उसका बेनिफिट ले चुके होंगे, तो इसलिए ये एक्सपेंस बन चुका है। और जो पोर्शन अभी तक इन एडवांस है जिसका बेनिफिट हमने लेना है अगले 3 मंथ्स के लिए, तो अब जब उसे हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे, तो वो हमारा एसेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने उसको एसेट साइड पे रिप्रेजेंट कर दिया हुआ है। और फिर इसी तरह से हमारे अकाउंट्स रिसीवेबल्स ये हैं, ये हमने लेने हैं 36,000 के। तो अकाउंट रिसीवेबल भी हमारे पास 36,000 के हैं, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए। इस तरह से हमारा ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया हुआ है। उसके बाद हमारे पास बाईसाइकिल, यानी सेल्स डिस्काउंट भी आपको पता है इनकम स्टेटमेंट में चला गया, सेल्स रिटर्न भी इनकम स्टेटमेंट में चला गया, परचेज डिस्काउंट भी, परचेज रिटर्न भी इनकम स्टेटमेंट में चले गए थे, और रेंट भी हमारा इनकम स्टेटमेंट में चला गया था। तो अब हमारे पास जो ना वो बाईसाइकिल बच गया है, यानी इन अकाउंट्स में से जो कि इनकम स्टेटमेंट में नहीं गया। तो ये बाईसाइकिल डेबिट साइड पे, और ये हमारा एसेट है, तो इसको भी हम एसेट साइड पे मेंशन कर देंगे। फिर उसके बाद लास्ट अकाउंट, ये भी इनकम स्टेटमेंट में चला गया है। ड्राइंग भी हमारा बैलेंस शीट का अकाउंट है, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट में से माइनस होना है, तो इसको हम फिर एंड में करेंगे। अनअर्नड कमीशन, ये अभी तक हमारी लाइबिलिटी है, यानी इसके अगेंस्ट हमने सर्विसेज अभी तक प्रोवाइड नहीं की, तो ये हमारी क्रेडिट साइड पे है, तो इसको भी हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। और इसी तरह आपको याद होगा कि हमारी जो एंडिंग इन्वेंट्री थी, इसकी मैंने आपको कहा था कि एडजस्टमेंट कोई नहीं होती, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट होती है। और ट्रीटमेंट मैंने क्या बताया था कि इनकम स्टेटमेंट में से ये माइनस होता है और बैलेंस शीट में जा कर के ऐड हो जाता है। तो ये यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री आपको याद होगा कि हमारा ज़ीरो था, हमने सपोज यानी वो किया हुआ था, तो यहाँ पे एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास ज़ीरो है, तो उसको भी हमने मेंशन कर दिया। इसी तरह से फिर हमारा ये अनअर्न्ड कमीशन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि ये इनकम स्टेटमेंट में नहीं गया, अर्नड कमीशन जो था वो इनकम स्टेटमेंट में अकाउंट चला गया था। सो अनअर्न्ड कमीशन को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन कर देंगे, दैट इज़ अबाउट $2,000। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, it has gone to income statement. Telephone bill expense, it's to gone to the income statement. But telephone bills payable, it's a liability, it wasn't go to the income statement, so we need to shift it into balance sheet, and it's a liability, so we are going to put it over here on the liability side. तो यू कुड सी इस $1,000, तो हमने वहाँ पे मेंशन कर दी। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल एक्सपेंस, ये भी इनकम स्टेटमेंट में चला गया है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट में चला गया था, लेकिन हमारे पास ये अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन और फॉर ऑफिस और इक्विपमेंट, यानी ये बैलेंस शीट के अकाउंट हैं, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट में यूज़ नहीं हुए। तो अब इनको हम ये क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट $25 और अकोमोडेटेड डेप्रिसिएशन फॉर सप्लाईज $12। तो ये हमने मेंशन कर दी। फिर इसी तरह से बैड डेट एक्सपेंस, ये आपको याद होगा कि इनकम स्टेटमेंट में हम ऑलरेडी मेंशन कर सकें, लेकिन प्रोविजन फॉर अनकलेक्टिबल्स ये हमने इनकम स्टेटमेंट में यूज़ नहीं किया अकाउंट, तो इसलिए इसको भी बैलेंस शीट में यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करेंगे।
तो ये प्रोविजन फॉर अनकलेक्टिबल्स हैं, क्रेडिट साइड पे है, तो इसलिए हमने इसको लाइबिलिटी साइड पे लिख दिया। वेजेस एक्सपेंस ये हमने यूज़ कर लिया है बैलेंस शीट के अंदर इसको, लेकिन वेजेस पेएबल इज लाइबिलिटी एंड वी नीड टू मेंशन ओवर हेयर। तो ये हमारे पास वेजेस पेएबल है, इट वर्थ $2000, तो वी मेंशनड ओवर हेयर। उसके बाद हमारे पास एडवर्टीजमेंट पेएबल, तो इसको भी हम यहाँ पे अब शिफ्ट कर देंगे। तो ये एडवर्टीजमेंट पेएबल क्रेडिट साइड पे, तो ये $500 इसकी वर्थ है, तो ये भी हमने यहाँ पे मेंशन कर। तो अब कौन से अकाउंट्स रह गए हैं? बाकी तकरीबन सारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ कैपिटल अकाउंट रह गया, इसकी ट्रीटमेंट है। तो कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे और उसकी अमाउंट, इसको यानी हम बैलेंस आउट करके यहाँ पे अमाउंट में नहीं लिखेंगे बल्कि थोड़ा पहले लिख लेंगे ताकि इसको नेट आउट कर सकें हमारे पास। तो कैपिटल 1 लाख। अब इसमें हम ऐड करेंगे हमारा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब आपको पता है कि हमारा लॉस था, तो अकाउंटिंग में जब कोई चीज़ ब्रैकेट में लिखी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि उसको डिडक्ट करना है, माइनस करना है। तो हमारा प्रॉफिट तो है नहीं, तो वो कैपिटल में से माइनस होना है, तो इसलिए हमारे पास जो है ना ये माइनस होगा। इसी तरह से एक अकाउंट और था ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती हैं कि ऑनर की पर्सनल यूज़ जो है ना, उसने बिजनेस से जो कुछ भी एसेट्स जो हैं वो बिजनेस से निकाले होते हैं, तो उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। ये आपको ऑलरेडी जब डेफिनेशंस ये टर्मिनोलॉजीज बताई थी तो उसमें बता दिया था। तो ड्राइंग्स जो हैं, ऑनर्स जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए जो विदड्रॉ करता है अमाउंट या कोई एसेट, तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो वो भी कैपिटल में से माइनस होती है, तो उसको भी हम यहाँ पे ड्राइंग को भी माइनस कर देंगे, इसलिए इसको भी मैंने ब्रैकेट में लिखा है ताकि इसको डिडक्ट किया जा सके। तो अब इसको नेट आउट करेंगे, तो इसका जो नेट कैपिटल है वो हमारे पास इसी लाइन के सामने लिखेंगे, तो इट मीन्स कि नेट कैपिटल दैट इज $95,563। तो अब इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस आउट करेंगे। जैसा कि एसेट को हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं, टोटल एसेट्स आप देख रहे हैं $1,64,700। अब हम लाइबिलिटी साइड्स को भी बैलेंस आउट करेंगे, तो टोटल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो भी देखें हमारे पास 1,64,700। सो आवर एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज। इट इज़ आल्सो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन हमने जो ऑलरेडी पढ़ी है, जो हमें ये बताती है कि एसेट्स जो होते हैं वो मस्ट बी इक्वल टू लाइबिलिटीज। तो हेयर यू कुड सी कि कैपिटल जो है वो कैसे लाइबिलिटी है। बेशक ये पोर्शन यानी कैपिटल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑनर की इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बिजनेस के ऊपर ये लाइबिलिटी ही होता है। अब यानी अगर हम बिजनेस को लेट्स सपोज वाइंड अप करें, तो ये जो टोटल एसेट्स हैं उनमें से ऑनर को सिर्फ ये वाला पोर्शन जाएगा, यानी बिजनेस में से, क्योंकि ये बिजनेस की ये लाइबिलिटी है, और बाकी जितना भी पोर्शन हैं ये सारे के सारे यानी इन क्रेडिटर्स को जाएंगे, जिन जिन को जो है ना उसमें। तो इस तरह से बिजनेस के जितने भी वसाइल होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, वो हमेशा सोर्सेज के बराबर होते हैं जो कि आपने किसी को पे करने होते हैं। तो इस तरह से आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि जिनको समझने की ज़रूरत है, वो ये कि एक तो मैंने आपको जब एडजस्टिंग एंट्रीज बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो यानी क्रिएट प्रोविजन फॉर अनकलेक्टिबल्स हैं, आपके अकाउंट रिसीवेबल हैं, कि वो ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पैसे आपको रिकवर हो जाए। समटाइम कोई पार्टी आपकी डिफ़ॉल्ट भी कर जाती है और वो आपको पैसे नहीं देती, तो हमने उसको नाम तो दे दिया था बैड डेट एक्सपेंस का, और उसके अगेंस्ट हमने यानी ये एक
कंट्रा अकाउंट जो ना क्रिएट किया था प्रोविजन फॉर अनकलेक्टिबल्स। तो अब जैसा कि वो 5% थे तो 36,000 का 5% हमने क्रिएट किया, तो ये हो गया। तो ये तो था इनडायरेक्ट मेथड से इसकी ट्रीटमेंट, कि जब हम इसको करेंगे। और अगर डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो फिर अकाउंट रिसीवेबल्स जो हैं, यानी पिछले पीरियड के, जैसा कि हमने एंडिंग इन्वेंटरी के उसमें देखा, जो पिछले पीरियड्स के होंगे और करंट पीरियड के जो अकाउंट रिसीव उनको एडअप करेंगे, और जो अकाउंट रिसीवेबल हमारे डूब गए हुए होंगे, यानी वो क्रेडिट होते हैं उसकी, एक तो यानी इनडायरेक्ट मेथड से तो हम उसे प्रोविजन फॉर अनकलेक्टिबल्स कहते हैं, लेकिन डायरेक्ट मेथड से हम जब क्या कहते हैं तो राइट ऑफ का वर्ड यूज करते हैं, कि अपने अकाउंट्स रिसीवेबल्स को इतनी अमाउंट से राइट ऑफ कर दें, यानी कम कर दें। तो फिर हम यानी यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल को यानी क्या होगा कि डायरेक्ट मेथड से उसको कम करके लिखेंगे, यानी फिर ये 1800 जो है वो यहाँ से माइनस होके अकाउंट रिसीवेबल की जो एक्चुअल पोजीशन होगी वो हमें बताएं पता होगा। यानी जैसे अब हम अगर इसे डायरेक्ट मेथड से करेंगे तो इस वक्त ये जो प्रोविजन क्रिएट की है हमने, अगर इसको हम राइट ऑफ करते डायरेक्ट मेथड से तो फिर ये हमारे पास होते 34,200 इसकी बात, यानी $1,800 हम इसमें से माइनस कर देते, और फिर यहाँ से ये प्रोविजन भी फॉरेन कलेक्टिबल जो है वो लाइबिलिटी साइड पे ना आती, बस यहाँ पे अकाउंट रिसीवेबल की नेटवर्थ हम जो है ना वो लिखते, और जो 34,200 बनती। तो ये है इसकी ट्रीटमेंट। और इसी तरह से दूसरी ट्रीटमेंट जो है वो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन की भी है, यानी अगर हमने एसेट्स को बुक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है कि एक्चुअल जो उनकी वैल्यू है, तो फिर हम अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन को यहाँ से यानी माइनस कर देंगे एसेट में से, और उसको फिर हम क्रेडिट साइड या लाइबिलिटी साइड पे नहीं लिखेंगे। ठीक है जी। तो अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन अगर हम बुक वैल्यू पे एसेट्स को लिखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट साइड पे नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे जैसे ऑफिस इक्विपमेंट है नीचे ही हम माइनस अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन, फिर इसमें से माइनस करके हम लिखते हैं, और इसकी नेटवर्थ जैसे हमने कैपिटल को यहाँ इस तरह से करके लिखा है ना, तो वैसे ही अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन को भी हम यहाँ से माइनस कर, ये देखें मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ कि हमने कैसे करना है इसको। तो हमारे पास ये जो, तो क्या होगा कि ये अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन जो है इक्विपमेंट की, उसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और इसको भी हमने फिर क्या करना है, अंदर की तरफ ले आना है। ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे इसको $3,000 हम मेंशन कर देंगे, $3,000 ऑफिस इक्विपमेंट, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट जो है वो $37 की है। तो ये $37। अब इसको जब हम नेट आउट करके लिखेंगे तो ये हमारे पास $29,063 ऑफिस यानी हमारे पास हो जाएगा। तो इसकी वर्थ, तो अब ये आप समझ रहे होंगे ये बैलेंस नहीं हो रहा, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से $25, सॉरी ये $25 है, $25।
तो इसको हमने यहाँ से माइनस कर देना है, तो ये 29,975 जो है ना वो एंड रिजल्ट आ जाएगा। और यहाँ से फिर ये जो डेप्रिसिएशन है वो चली जाएगी। तो अब देखें 1,64,675 और यहाँ पे भी 1,64,675, यानी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज पे भी। इसी तरह हम ऑफिस इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को भी अगर नेट बुक वैल्यू पे लिखना चाहते हैं ऑफिस सप्लाईज की, तो ये भी डेप्रिसिएशन अब। तो ये डेप्रिसिएशन के ये दोनों ट्रीटमेंट हैं। और अकाउंट रिसीवेबल का भी मैंने आपको बताया कि प्रोविजन अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो यानी वो इनडायरेक्ट मेथड कहलाता है, लेकिन अगर वो राइट ऑफ करने का कहता है तो फिर हम अकाउंट रिसीवेबल्स को यानी उस वक्त फिर हम बैड डेट एक्सपेंस डेबिट करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट करते हैं। तो जब उसका टी अकाउंट बनाएंगे तो वो फिर खुद ब खुद ही डायरेक्ट नेट आउट हो जाता है। इस तरह से आप बैलेंस शीट जो है ना वो प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने ये सीख लिया होगा कि हमने बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करनी है। अब अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम क्लोजिंग एंट्रीज किस तरह से करते हैं। आप देखें, अब अगर आप प्रोसेस सही से करते जाते हैं तो आपको कहीं पे भी परेशानी नहीं होती है और आपके बैलेंसेस जो है ना इक्वल होते जाते हैं, यानी आपका डेबिट क्रेडिट साइड जो है ना वो हमेशा इक्वल रहेगी और आपको ये पता चलता रहेगा कि आपने जो प्रोसेस किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। अब हमने ये सारा प्रोसेस यानी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है अपना अकाउंटिंग साइकिल, कि हमारा एज यू नो कि स्टार्ट फ्रॉम द ट्रांजैक्शन, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज के बाद हम उसको क्लासिफाई करते हैं, पोस्ट करते हैं और लेजर करते हैं। लेजर प्रिपेयर करने के बाद हम उसको एक क्लासिफाइड फॉर्म में, समराइज्ड फॉर्म में अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। फिर जब अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि हम एट द एंड ऑफ मंथ या एंड ऑफ पीरियड जो है ना वो बना चुके होते हैं, उसको फिर कुछ इंफॉर्मेशन जो हमें फिर बाद में पता चलती हैं जब हम अपने बुक्स अकाउंट्स को ऑलरेडी खंगाल चुके होते हैं और कुछ चीज़ें सामने आती हैं हमारे कि ये तो अभी एडजस्टेबल हैं, इनको एडजस्ट करने की ज़रूरत है। कहीं पे डेफरल्स हैं, कहीं पे अनपेड आपके अक्रूवल्स हैं जो कि आपने अभी पे करने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, और किसी को आपने अभी तक सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, या फिर आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं जो आपने ऑलरेडी एडवांस में पे किए हुए हैं और उस मंथ के लिए आपने क्योंकि वो करना है। तो फिर हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं। तो एडजस्टिंग एंट्रीज भी आपने सीखी कि हम किस तरह से एडजस्टिंग एंट्रीज जो है ना वो करते हैं। उसके बाद आपने सीखा कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाते हैं, हमारा जो अगला स्टेप था अकाउंटिंग साइकिल का। फिर आपने सीखा कि हाउ टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट आपको फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताती है। और फिर एट द एंड आपकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है वो आपको बिजनेस की फाइनेंशियल साउंडनेस बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। ठीक है, कि उसमें आपके पास ये सारा पोर्शन रिसोर्सेज का है और ये सारा पोर्शन सोर्सेज का है। कि बिजनेस में सोर्सेज जो हैं वो दो तरह के होते हैं, या तो पर्सनल होंगे या फिर आप किसी से लोन लेके, चाहे वो बैंक भी हो सकता है, कोई आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई इन्वेस्टर भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, तो उससे आप लेकर के आते हैं। और कुछ जो है वो आपके क्रेडिटर्स होते हैं जिन्हें आप यानी डेफर कर देते हैं कि आपको सम फ्यूचर टाइम में जो है ना वो पेमेंट्स मिलें। तो ये इस तरह से आपके ये बिजनेस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। और फाइनली आपने ये सीख लिया कि आप इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट कैसे बना सकते हैं। आई होप कि you have learned and you have developed your accounting skills, and you can now handle uh, routine business operations being an accountant, कि आप इस पूरे साइकिल को परफॉर्म कर पाएंगे। अब साइकिल का अगला जो पोर्शन है, लास्ट पोर्शन जो है क्लोजिंग एंट्री से रिलेटेड है।
जो भी हमारे पास होता है कि जनरलाइज से डायरेक्ट ही आपने, यानी आपको ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और ये ना बनाने पड़े, आप डायरेक्ट भी जो है ना वो क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, क्लोजिंग एंट्रीज जो है ना वो परफॉर्म कर, यानी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट ना बनानी पड़े, सॉरी इनकम स्टेटमेंट ना बनानी पड़े, बल्कि क्लोजिंग एंट्री से ही आप जो है ना वो प्रॉफिट देख लेंगे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अगले लेक्चर में आपको इंशाल्लाह क्लोजिंग एंट्री सिखाऊंगा। अब आप लोग इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों बनाना सीख चुके हुए हैं, तो लिहाजा कोशिश करें, प्रैक्टिस करें। अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। सम पीपल से कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट एज मच डिफ़िकल्ट, यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस इट। जब आप थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो, और आपको असेस करना आता है, बेसिक एनालिसिस करना आता है कि आपने ट्रांजैक्शंस अगर शुरू में सही तरीके से रिकॉर्ड कर ली, तो अगला जो पोर्शन जो है वो सारे आपके इजी होते जाते हैं। अगर आपने शुरू में ही उसको सही से एनालाइज नहीं किया कि आपने किस तरह से रिकॉर्ड करना था, जनरलाइज करना था अपनी ट्रांजैक्शन को, तो फिर आपको प्रॉब्लम होंगे। और जनरलाइजिंग के बड़े सिंपल से ही जो है ना वो रूल्स हैं जो आपको ऑलरेडी सिखा दिए। बस ट्रांजैक्शन को एनालाइज इस तरह से करना है कि उसको देखना है कि ये किस नेचर ऑफ अकाउंट से बिलोंग करती है, कि वो क्या एसेट है या फिर लाइबिलिटी है। अगर एसेट है तो कौन सा एसेट है, कि कैश है, इक्विपमेंट है, ऑफिस सप्लाईज है, प्रीपेड है, ठीक है, या अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, या एंडिंग इन्वेंट्री है। तो इस तरह से हम उसको करेंगे। और इसी तरह से क्या वो अकाउंट्स पेएबल है, या अनअर्न्ड है रेवेन्यू, या कोई डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएशन की भी आपको बताइए कि जब भी एडजस्टमेंट होगी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा और अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट होगा। इसी तरह से आपको प्रोविजंस फॉर अनकलेक्टिबल्स, यानी ये जो हमारे अनकलेक्टेड अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स होते हैं, उनकी भी मैंने आपको ट्रीटमेंट बता दी है। आई होप कि आप लोगों ने सीखा होगा। यही अगर हम क्लासरूम वे इन्वायरमेंट में पढ़ रहे होते तो इन चीज़ों को ज़रा और ज़्यादा बेहतर वे में पढ़ से, लेकिन फिर यहाँ पे भी हमने अच्छी कोशिश की है कि आपको सही से समझा दें, बता दें। आई होप कि आप लोगों ने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। सो फॉर थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम।